नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम भूगोल के क्रम में आगे बढ़ रहे थे, उसी सिलसिले में आज फिर हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में बताएंगे। पिछली क्लासों में मैंने बताया था कि भारत के ग्लेशियर्स और दर्रे के बारे में बताया था, तो जो भी दर्रे बताए थे आप लोग को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं और भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक है, भारत का या फिर भारतीय प्रायद्वीप का पठार, ठीक है, भारत की प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, इसके बारे में बताना है आज। तब थोड़ा सा हमें समझना होगा कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं और महाद्वीप किसे कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी और एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप इंग्लिश होती है पेनिनसुला। क्या? पेनिनसुला। जो लोग इंग्लिश में अगर लिख सके, समझ पाए, तो ऐसे ही पेनिनसुला, ठीक है, ये पेनिनसुलर एरिया पूरा, ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। तीन ओर से कैसे कि ये इधर पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, मैंने खाड़ी के बारे में भी बताया है, और नीचे हिंद महासागर से, है ना, यहाँ हिंद महासागर नोट किए दे रहे हैं। कुछ दिन बोर्ड की समस्या हो रही है, 2-4 दिन बाद ये भी सही हो जाएगा। तो हमें पता है कि प्रायद्वीप उसे कहते हैं वह भूखंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, जैसे पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। द्वीप किसे कहते हैं? वह भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। मैंने जब भारत का मैं द्वीप बता रहा था, भारत के द्वीप, तो उसमें बताया था द्वीप किसे कहते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। महाद्वीप किसे कहते हैं? वह भूखंड, वह बड़े भूखंड, ठीक है, महान भूखंड जिनमें तमाम सारे देश समाहित हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ये सब महाद्वीप है। तो अच्छा, ये हो गया प्रायद्वीप। तो भारत का जो प्रायद्वीप है, ये भारतीय प्रायद्वीप जो है, ये सबसे पुराना हिस्सा है भारत का, ठीक है। जो भारत की चट्टाने हैं, जो भारत का जो भारतीय क्षेत्र है, जो इनमें सबसे पुरानी संरचना ये प्रायद्वीपीय भारत की है, ठीक है। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, यह अभी हाल ही में 3-4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का पठार उससे कहीं ज्यादा समय अंतराल पहले प्रायद्वीपीय भारत के पठार का सामने नजर आया था, ठीक है। कहने का मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार पहले यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा मतलब कि मैंने बताया था कि जिस प्रकार से जो इंडियन प्लेट है ये अफ्रीकन प्लेट से टच हुआ, ठीक है, ये क्या था? ये जुड़ा हुआ था अफ्रीकन प्लेट से। अफ्रीकन प्लेट से टूट करके ही तो ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। अफ्रीकन प्लेट से टूट करके यह उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, जो निचला हिस्सा, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है। तो जो हिस्सा उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी जब हिमालय की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि हिमालय की ओर अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, जिससे कि हिमालय में हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिसे कहते हैं कि भूकंप। अगर देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा भूकंप की आशंका कौन से क्षेत्र में रहती है, तो हिमालय क्षेत्र में। अब आप लोग को ये बताना है कि हिमालय को कौन से भूकंप जोन में रखा गया है, भूकंप जोन 5 या भूकंप जोन 4 या भूकंप जोन 3, कौन से जोन में हिमालय को रखा गया है, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने की आशंका हिमालय क्षेत्र में रहती है, क्योंकि वह भूगर्भिक रूप से अस्थिर है, ठीक है, जबकि ये क्षेत्र है इतना पुराना हो जाने के कारण इसमें भूगर्भिक हलचल नहीं होती है, इसमें विवर्तन की क्रिया ज्यादा नहीं होती है, इसलिए यह क्षेत्र भूकंप से रहित हो चुका है, ठीक है। एक आध अपवाद, जैसे हम कह सकते हैं कि भुज, कोयना वगैरह कह सकते हैं, ठीक है, ये इनके मान लीजिए अपवाद हैं, थोड़ा बहुत आ जाते हैं, इनको नहीं कहा जा सकता है। नहीं तो सर्वाधिक जो सर्वाधिक भूकंप की घटनाएं संभावना जिनकी रहती है वह हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है।
वह हिमालय क्षेत्र में ही। और दूसरी चीज की सबसे ज्यादा नेपाल में, क्या सबसे ज्यादा नेपाल में भूकंप देखने को मिलते हैं हम लोग को, ठीक है। भूकंप की जितनी घटनाएं होती हैं, सर्वाधिक घटना अगर भारत के आसपास वाले क्षेत्र में तो नेपाल के क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि नेपाल में ही क्या है, हिमालय के शीर्ष शिखर सबसे ज्यादा विस्तार में नेपाल में ही देखने को मिलता है, हिमालय का, ठीक है। तो ये हम बता रहे थे कि जैसे जब 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 प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है यह अफ्रीकन प्लेट से, ये पहले क्या था, हमने पहले बताया था कि जो संपूर्ण जितने महाद्वीप हैं, सारे महाद्वीप एक में एक गेंद की भांति सटे हुए थे, सब में सारे महाद्वीप जो है आपस में एक गेंद की भांति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका ये कहलाता था पेंजिया। क्या कहलाता था, पेंजिया। हिंदी में ऐसे लिख देंगे, पेंजिया। और इसके चारों ओर जो जल राशि थी ये क्या कहलाती थी, पैंथालासा। ये कहलाती थी पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा। तो जब इसका विखंडन हुआ, जब इस पेंजिया का विखंडन हुआ तो यह दो भागों में बट गया, ऐसे, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। उत्तर वाला भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और दक्षिण वाला भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला ऊपर वाला भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड। ये कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड कहलाया। और जो दक्षिण वाला भाग था ये क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। क्या, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये जो गोंडवाना लैंड था, अब ये फिर टूटा, ये टूटा तो फिर एक देश साउथ अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया और ऑस्ट्रेलिया बन गया। तो जब ये बीच में जब अफ्रीका यहां बन गया तो यहीं से भारत जो है, इंडियन प्लेट थी भारत के, ठीक है, ये इंडियन प्लेट टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। यह प्लेट जो है टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, ठीक है। वही आज हमें निचला हिस्सा देखने को मिलता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय अफ्रीका से सटा हुआ भाग है ये, ठीक है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है यह हिमालयी क्षेत्र से भी पुराना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो इसकी जो उसका जो उच्चावच है, उच्चावच इसका कैसे बना हुआ है, आप लोग बताइए। इसका उच्चावच ऐसे बना हुआ हम बता रहे हैं। जो भारतीय प्रायद्वीप है इसका उच्चावच, जो भारत का उच्चावच है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये उच्चावच है, ये प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि, पठार का मतलब क्या हुआ, पठार का मतलब होता है कि चट्टानों का उभरा हुआ भाग, चट्टानों का उभरा हुआ भाग, ठीक है, चट्टानों का उभरा हुआ भाग। इस प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ऊंचे पर्वत शिखर टीले नहीं पाए जाते हैं। इनमें जहां हिमालय में हम देखते हैं कि औसतन 6000 मीटर 6100 मीटर की ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ठीक है, वहीं प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में औसतन 600 मीटर ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या बहुत बड़ी असमानता है। जैसे हम हिमालय में देखते हैं कि औसतन चोटियों, औसतन शिखरों की ऊंचाई 6100 मीटर है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम देखेंगे 600 मीटर मात्र। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसमें बहुत ऊंचे शिखर, शीर्ष, टीले नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बता रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का मतलब क्या हुआ, समतल मैदान, ठीक है। जैसे चट्टानों का उभरा हुआ भाग और समतल मैदान, ठीक है, वो कहलाता है क्या, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये, है ना। और ये क्या है, ये जो टेथिस सागर का अवशेष भाग था, जो टेथिस सागर का अवशेष भाग, ठीक है, या उत्तर भारत का मैदान कह सकते हैं इसे। और ये हिमालय क्षेत्र, ठीक है, ये हिमालय में वलन कैसे पड़े, तो जब प्रेशर पड़ा, जब उत्तर पूर्व की ओर इंडियन प्लेट बहते हुए आ रही थी, तो जो दबा मलबा था, जो नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो मलबा था, वह एकत्रित हो गया था। और प्रेशर के चलते, दबाव के चलते क्या हुआ, जब अधिक दबाव पड़ा तो वलन पड़ गया। जब किसी चीज में दबाव मारेंगे तो चीज उठेगी, जब किसी चीज में दबाव दोनों तरफ से लगेगा तो क्या होगा,
ऊंचाई प्राप्त करने की कोशिश करेगी वो चीज, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि हिमालय में वलन पड़ गए, फोल्डेड, हिमालय इज ए फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें वलन पड़े, ये वलन की प्रक्रिया थी, ठीक है। तो ये टेथिस सागर का अवशेष भाग मतलब क्या हुआ कि जो अब ये क्या हुआ कि जो हिमालय से जो बहने वाली नदियों ने क्या किया कि इनको पाट दिया, इनको अपने साथ मिट्टी रेत ला करके, चट्टानों को काट करके लाकर बहा करके क्या किया, इनको पाट दिया, जिससे कि ये मैदानी क्षेत्र बन गए, जिससे कि क्या, ये मैदानी क्षेत्र बन गए, ठीक है। ये जो है जिससे क्या हुआ कि ये मैदानी क्षेत्र बन गए। हम देखते हैं पंजाब से लेकर के, पंजाब की लुधियाना जालंधर से लेकर के उत्तर प्रदेश में जहां इलाहाबाद बनारस बसा हुआ है, बिहार के पटना तक, बिहार के पटना तक ये उत्तर भारत के मैदान में आता है, ठीक है। ये क्षेत्र कैसे, यहां बहने वाली नदियों ने अपने साथ अवसाद, गाद, बालू, मिट्टी, रेत, चट्टान ला करके इस क्षेत्र को पाट दिया, जिससे कि यह समतल सपाट मैदान बन गया, ठीक है। भाई नदियां अपने साथ क्या लाती हैं, रेत, बालू, मिट्टी, अवसाद, यही ना लाती हैं। जब अपने जलोढ़ निक्षेप से, हिमालय से बहने वाली नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेप ला करके इस टेथिस सागर के बचे हुए भाग में जमाव किया, जिस कारण से यह समतल मैदान बन गया, जो आज उत्तर भारत का मैदान कहलाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया मैंने बताया कि पंजाब के जालंधर, लुधियाना से लेकर के बिहार के पटना तक के जो क्षेत्र हैं वो ऐसी समतल सपाट उत्तर भारत के मैदान में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम देखते हैं, यहां जब भी आप कुएं खोदेंगे तो बहुत जल्दी आपको पानी मिल जाएगा। ऐसे जब भी हम कुएं खोदेंगे तो पानी का स्टेटा जो है जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ये पानी है, तुरंत पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये जो है एक अवशोषण की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बारिश का पानी है, जो नदियों का पानी है, अपने में जमा कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में अगर हम कुआं खोदेंगे या खुदाई करेंगे तो ज्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कम मेहनत में जल्दी हम पानी को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है उत्तर भारत का मैदान, ये क्षेत्र जो क्या है, उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। और अधिक नीचे जाएंगे, खुदाई करते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, जब एकदम गहराई में पहुंच जाएंगे तब फिर यहाँ हमें कहीं ना कहीं चट्टाने देखने को मिलेंगी। जो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है, इसकी चट्टाने और हिमालय पर्वत की चट्टाने हैं, ये चट्टाने यहाँ हमें कहीं देखने को मिलेंगी, एकदम नीचे तली में चले जाएंगे तब, ठीक है। वहां फिर खोद पाना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, ये टेथिस सागर का बचा हुआ भाग जो उत्तर भारत का मैदान अब बन गया है, और ये हिमालयी क्षेत्र, इस प्रकार से इसका उच्चावच हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। ये तो ठीक है कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ऊपर चलेंगे तो समतल उत्तर भारत का मैदान मिलेगा, फिर ऊपर चलेंगे तो क्या, ये मान लीजिए साउथ है, ये नॉर्थ है, ऐसे बना लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो पहले पठारी क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, फिर पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ये तो मान लीजिए मैदानी, लेकिन बात ये आती है कि जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, कौन सा, जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, बात ये आती है कि इन क्षेत्रों में भी तटों पर मैदान क्यों पाए जाते हैं और तट कैसे बने, ये प्रश्न चिन्ह मैंने लगाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत मैंने बनाया, ये क्या है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, कार्डामाम की पहाड़ी है, नीलगिरी की गांठ है, ये है ना, नीलगिरी पहाड़ी है। और ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया, ये जो रेक्टेंगल के आकार से मैंने बनाया है, यह है मालवा का पठार, यह है छोटा नागपुर का पठार, ये है दंडकारण्य का पठार, ठीक है, ये दंडकारण्य का पठार है ना। और ये पहाड़ियां मैंने बनाई हैं, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी, तीनों है ना, श्रृंखलाएं विभाजित हैं। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं क्या, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जैसे नदी, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, ये एक मिनट, ये ठीक है, ये गंगा है और ये यमुना है, ठीक है। तो जैसे गंगा नदी ने, जैसे गंगा नदी ने
गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर और इधर से तिब्बत के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके, तिब्बत के क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके जिस प्रकार से ऐसे आते हुए क्या किया, जिस प्रकार से अपने साथ जलोढ़ निक्षेप से जो ये अवतलित भाग था, पहले क्या था हमने बताया था कि पहले ये जो क्षेत्र बना हुआ है कौन सा, ये राजमहल गारो जो पहाड़ियां थी, ये जो राजमहल की पहाड़ियां थी, ये पहाड़ी मैंने बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने पहाड़ी बनाई है। तो ये पहाड़ी का जो विस्तार था, ठीक है, ये पहाड़ी थी, इस पहाड़ी का जो विस्तार था यह पूरा आर पार था। ऐसे पहले कैसे बना हुआ था, मैंने एक विषय में एक चैप्टर में समझाया भी था, इसे बना लीजिएगा मन हो तो, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे मैंने बनाया था, क्या ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, एक बार मैंने शायद समझाया था। तो इसका जो कटक जब बता रहे थे, रिज के बारे में जब बता रहे थे, तो ये राजमहल गारो रिज बताया था, और इसे दिल्ली रिज किसे बताया था मैंने, दिल्ली रिज कैसे बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो इसका विस्तार था, जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो विस्तार था, ये पूरब क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश तक था, मेघालय में तो था ही, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। तो क्या हुआ कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने साथ अवसाद, गाद, बालू, मिट्टी ला करके, चूंकि बीच वाला भाग धसक गया, अवतलित हो गया, बीच वाला भाग अवतलित हो जाने के कारण इन नदियों ने अपने साथ जलोढ़ निक्षेप ला करके इस क्षेत्र में भर दिया, जिससे कि यह धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र बन गया। ये वाला क्षेत्र क्या बन गया, मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं ये गैप के रूप में, भाई जब बीच वाला भाग धसक गया, अवतलित हो गया, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाली नदियों ने अपने साथ जलोढ़ निक्षेप को ला करके इनमें भरा, इनमें जमाव किया, और यह फिर मैदानी क्षेत्र बन गया, ठीक है। या क्या किया, या क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र बन गया। तो बीच वाला भाग क्या हुआ, टूट गया, नहीं टूट गया, बीच वाला भाग क्या हुआ, टूट गया। अब यही क्षेत्र तो बचा, केवल अब यही क्षेत्र तो बचा है ना। तो बीच वाले भाग क्या हुआ, गैप, ये गैप पड़ गया, ये क्या हुआ, गैप पड़ गया ये। तो इस गैप को कहते हैं राजमहल गारो गैप। क्या कहते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, इस गैप को क्या कहते हैं, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप, ठीक है, राजमहल गारो गैप कहते हैं, ठीक है। और हम जो पूर्वोत्तर में जो मेघालय का पठार कहें या शिलांग का पठार कहें, पूर्वोत्तर में हम जो चाहे शिलांग का पठार कहें या मेघालय का पठार कहें, यह इसकी अवस्थिति तो हिमालयी क्षेत्र में है, लेकिन वास्तविकता में यह हिमालय का भाग ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, ठीक है। बीच में, बीच का भाग अवतलित हो जाने के कारण जो राजमहल की पहाड़ियां थी, राजमहल की पहाड़ियों में बीच का भाग अवतलित हो जाने के कारण गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने अपने साथ जलोढ़ निक्षेप को ला करके इस क्षेत्र में जमाव कर दिया, जिससे कि यह समतल सपाट मैदान बन गया। इस मैदान को हम मालदा गैप, इसे मालदा गैप भी कहते हैं। क्या, इस गैप को क्या कहते हैं, मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, इसे मालदा गैप भी कहते हैं या राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, ठीक है। और जो पूर्व में शेष पहाड़ियां बची हुई हैं, इन पहाड़ियों क्या कहते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। मैंने कल बताया था शायद, मेघालय का पठार या शिलांग के पठार में जो पहाड़ियां इस समय बची हुई हैं वह गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। तो मेघालय की राजधानी, अच्छा इसकी उत्तर पूर्व में दो पहाड़ियां और हैं, इनका नाम है मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा और गारो, खासी, खासी में क्या, बंगाल की, मेघालय की राजधानी शिलांग भी है, और चेरापूंजी भी यहीं पर है। किस पे, चेरापूंजी भी इसी खासी में ही है।
अच्छा, गारो पहाड़ी में क्या विशेषता है या गारो की? तो गारो जो शिलांग का पठार है, इसकी सबसे ऊंची, जैसे जो भी पहाड़ियां हैं, पहाड़ी जैसे हमने देखा सतपुड़ा की पहाड़ी देखा, राजमहल की पहाड़ियां भी देखेंगे, सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी ना, इन पहाड़ियों की ऊंची चोटियां भी हैं। तो जो शिलांग का पठार है, मेघालय का पठार है, इनमें जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नोकरेक। कौन सा? नोकरेक। नोकरेक। नोकरेक टाइगर रिजर्व भी पूछा जाता है कहां पर है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, शायद है, नोकरेक टाइगर रिजर्व भी है। तो नोकरेक जो है इन पहाड़ियों में सबसे सर्वोच्च शिखर है। इन पहाड़ियों में, मेघालय के पठार में उच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर है, जो कि गारो गारो पहाड़ियों पर है। कहां पर है? गारो पहाड़ी पे। कहां पर? गारो पहाड़ी पे, ठीक है। कहां पर है? गारो पहाड़ी पर है नोकरेक, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है। शिलांग और चेरापूंजी कहां पर है? खासी में है। जैंतिया, इन तीनों पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में दो पहाड़ियां और, जिन्हें मिकिर रेंगमा कहते हैं। तब हम जान गए हैं कि शिलांग पठार में कितनी पहाड़ियां हैं? 5 पहाड़ियां। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर रेंगमा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से शिलांग का पठार कवर हो गया होगा, है ना। और राजमहल की पहाड़ियां, इनका विस्तार जो है वेस्ट बंगाल, इनका विस्तार जो है वेस्ट बंगाल क्षेत्र में भी है, जो कुछ झारखंड में भी है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, शायद झारखंड में इनका विस्तार है और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों में इनका विस्तार है, राजमहल, गारो की पहाड़ियां जो है, ठीक है। अच्छा, तो हम बता ये रहे थे कि आखिर इन क्षेत्रों में क्यों, इन तटों पर क्यों मैदान पाया जाता है, तटों पर मैदानी भाग क्यों पाया जाता है? तो जब नदियां प्रवाहित हो रही थी, बात ये थी, जब ये टूटा, तो टूटते समय तो नदियां जब टूटा, जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूट करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुई, तो क्या हुआ कि इस प्रायद्वीप पर अब तो तमाम सारी नदियां गायब हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, अपनी अपना अपना मार्ग बदल ली हैं, ठीक है। तो उस समय जो है, आज से कई वर्ष पूर्व, हजारों, यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। प्रकृति जो होती है अपना अगर रुख परिवर्तित करती है, अगर कोई नजरिया, कोई आकार अगर लेती है, तो एक दिन में नहीं बदल जाता है। प्रकृति अपना स्वरूप बदलने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष समय ले लेती है, ठीक है। तो बहुत से वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, तमाम सारी नदियां, सैकड़ों नदियां अपना अपना जल ऐसे गिराती थी समंदर में, तमाम सारी नदियां, ठीक है, एक नहीं सैकड़ों नदियां, ठीक है। तो जब नदियां अपने साथ, दोनों ओर, जब नदियां अपने साथ जब अपना जल गिराएंगी समुद्र में, तो क्या होगा? अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर के जाएंगी ना। तो जब जलोढ़ निक्षेप ले जाकर के नदियां अपना जल समुद्र में गिराती थी, तो क्या हुआ कि गिराते गिराते उसने, नदियों ने समंदर के पानी को पीछे ढकेल दिया और अपना जलोढ़ निक्षेप स्थापित कर दिया, उस जगह पे जमाव किया, ठीक है। यह प्रक्रिया लंबे वर्षों तक चली, यह प्रक्रिया लंबे वर्षों तक चली, है ना। ऐसे ये सब इरेज किए दे रहे हैं। यह प्रक्रिया लंबे वर्षों तक चली, ऐसे हम कर देते हैं। ऐसे तो होता है ये चट्टान, क्या मैंने क्या बताया, पठार के बारे में मैंने बताया। तो पठार ऐसे तो बना होता है, चट्टानों का उभरा हुआ भाग, लेकिन यहां से जो बहने वाली नदियों ने क्या किया, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहां से बहने वाली नदियों ने, क्या किया, अपने साथ, पहले तो ये ऐसे बना रहा होगा, पहले तो ये ऐसे रहा होगा ना, ये भाग नहीं रहा होगा। तो नदियों ने क्या किया, अपने साथ अवसाद, बालू, मिट्टी, रेत, चट्टान ला करके क्या किया, इस पे जो है प्रवाहित किया, ऐसे, है ना, ऐसे ला करके ऐसे इकट्ठा करती गई, है ना, ऐसे, है ना। तो क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, अवसाद, गाद, मिट्टी, खाद, बालू, जलोढ़ निक्षेप ला करके जमा करती गई। तो समुद्र के पानी को पीछे ढकेल दिया, समंदर के पानी को, और यहाँ पे अपना जलोढ़ निक्षेप का जमाव किया, और यह प्रक्रिया लंबे वर्ष तक चली, जिस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ, ठीक है। तो यही कारण है कि तटों पर मैदान कैसे बने,
तो सीधा सा कारण ये है कि नदियों द्वारा, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। तो ये जो है ऐसे हो गया, ऐसे क्षेत्र जो है ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, तो तभी देखेंगे कि इन क्षेत्रों में जो है, तटीय क्षेत्रों में हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो कोच्चि शहर है, सूरत शहर है ना। पूरब में देखेंगे तो इस क्षेत्र में विशाखापट्टनम शहर है। कहां पर? तटों पर ही एकदम, है ना। विशाखापट्टनम है और चेन्नई है, ये चीजें, ठीक है। इस प्रकार से पश्चिमी तट पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। नदियां अपने साथ विशेष दिमाग में, जितना अच्छा कल्पना आप लोग कर पाए, जितनी जितनी अच्छी कल्पना के साथ आप लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा ज्योग्राफी समझ में आएगी, ठीक है। जितने अच्छे से आप लोग सोच लीजिए। तो हमने बताया तटों पर ऐसा क्यों हुआ ना, गोंडवाना लैंड के बारे में बताया, अंगारा लैंड के बारे में बताया, ठीक है। और भूकंपिक जो घटनाएं होती हैं, जो भूकंप वाली, सर्वाधिक हिमालय क्षेत्र में होती हैं। यह क्षेत्र एकदम टेक्टोनिक रूप से, भूगर्भिक रूप से, विवर्तनिक रूप से एकदम अस्थिर हो गया है, शांत हो गया है, जिस कारण से इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। एक आध इसके अपवाद है, जैसे मैंने भुज और कोयना बताया था, तो अपवाद तो होते ही है, खैर, ठीक है। और बाकी सर्वाधिक भूकंप की संभावनाएं हिमालय क्षेत्र में है, ठीक है, जो कि भूगर्भिक दृष्टि से भी अस्थिर है, ठीक है। अच्छा, तो हम बता रहे थे, ये मैंने बता दिया किसके बारे में, मैंने तो शिलांग पठार के बारे में एकदम क्लियर हो गए होंगे आप लोग, है ना। इतनी जानकारी रख लीजिए पर्याप्त शिलांग पठार के बारे में। तो ये जो क्षेत्र था, अच्छा, रिज के बारे में बता ही दिए। हम देखेंगे सबसे उत्तर पूर्व में ये है मालवा का पठार। क्या है? मालवा का पठार आप लोग देख पा रहे होंगे। ये कौन सा पठार है? ये दंडकारण्य का पठार है। ये कौन सा पठार है? ये पठार है छोटा नागपुर का पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार का जो विस्तार है, यह झारखंड और वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में, छोटा नागपुर का पठार कहां पर है? झारखंड में है। और इसे देख लीजिएगा, शायद ही झारखंड और वेस्ट बंगाल में है या नहीं, ठीक है। झारखंड में इसका विस्तार है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहां है? झारखंड में, है ना। और शायद छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार है। अच्छा, बताएंगे भी इसके बारे में, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये जो है, ये क्षेत्र अभी बता रहे हैं, ठीक है। ये क्षेत्र जो है, ये हमने बताया था क्या, ये क्षेत्र, ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां जो है, ये सबसे जो मालवा के पठार, ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार, इसके उत्तर पूर्व हिस्से, उत्तर पश्चिमी सिरे पर एक पहाड़ी है जिसे हम कहते हैं अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां एक समय ऐसा था कि ये वलित पर्वत की उदाहरण थे। अरावली पहाड़ियां, अरावली की जो पहाड़ियां एक समय था कि वलित पर्वत के रूप में थी, लेकिन धूप, बारिश, हवा, ठीक है, इनके चलते क्या हुआ कि पहाड़ियों को अपर्दित कर दिया गया। इन मौसमी घटनाओं के कारण ये पहाड़ियां क्या हुई? अपर्दित हो गई, एकदम इनके शिखर गायब ही हो गए, ठीक है। जिससे अब ये क्या बची? ये अब अवशिष्ट पर्वत की कहेंगे अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अब ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची हुई है, ठीक है। एकदम कट छट करके खत्म, समापन की ओर आ चली है, ठीक है, समापन की ओर पहुंच गई हैं, इसलिए हम इसे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली की पहाड़ियां किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? विकल्प में रहेगा कि वलित पर्वत की उदाहरण है, दूसरा ऑप्शन रहेगा अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन रहेगा कि ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। जानकारी होगी तो आप लिख देंगे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। क्यों अवशिष्ट है? क्योंकि धूल, धूप, बारिश, हवा, इन घटनाओं ने इनके क्षेत्र को अपर्दित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अरावली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे जो दक्षिणतम पहाड़ी है, ये कहलाती है जरगा पहाड़ी है। क्या? जरगा पहाड़ी। क्या? जरगा पहाड़ी। और अरावली का जो विस्तार है, या गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू का टीला, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला,
मजनू का टीला लगभग 800 किलोमीटर की रेंज में ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के कहां तक, मजनू के टीले तक लगभग 800 किलोमीटर में इनका विस्तार है। और अरावली पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में। कहां पर, आप लोग नोट करते रहिएगा, अरावली पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से राज्य में है, तो राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार है, राजस्थान में। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर है, गुरु शिखर। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर के पास ही एक मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा, दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर यह जैन धर्मों के लिए फेमस मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर है, जैन धर्म से, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर कहां, माउंट आबू के पास, ठीक है, राजस्थान में ही, जैन धर्म से संबंधित है, इतना नोट कर लीजिएगा। गुजरात के पालमपुर बता ही दिया, जितना सब नोट कर लीजिए, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म संबंधित है, माउंट आबू के पास, ठीक है। अब अरावली पहाड़ियों के दक्षिण में हम देखेंगे तो मालवा का पठार है। अच्छा, एक बार देख लीजिए, इसका विस्तार हम बता देंगे कौन से राज्य में है। ये है छोटा नागपुर का पठार, सबसे समृद्ध पठार, ठीक है। खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आयरन भी पाया जाता है ना, और मतलब जितनी इंपॉर्टेंट धातु, यहां तक कि यूरेनियम भी यही पाई जाती है, ठीक है। यूरेनियम बहुत कीमती धातु है, ठीक है, यूरेनियम। तो यूरेनियम भी पाया जाता है, लोहा भी यही पाया जाता है, कॉपर भी कॉपर नहीं, कॉपर राजस्थान में खेतड़ी में पाया जाता है। तो आयरन हो गया, है ना, निकेल वगैरह यही बहुत पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्र, ये यहाँ तो यूरेनियम, टंगस्टन भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही अग्रणी क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। रूर, रूर मतलब बहुत ही समृद्ध, कीमती, धनाढ्य क्षेत्र। जैसे जर्मनी का रूर, जैसे रूर जर्मनी में एक नदी है, ठीक है। जर्मनी में 2 नदियां हैं, रूर और राइन, ठीक है। तो रूर पर्वत, रूर नदी और राइन नदी, ठीक है, इनके बीच में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र कहते हैं जर्मनी का रूर। जर्मनी का रूर किसे कहा जाता है बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है भारत का रूर कहलाता है, छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, अब ये क्षेत्र जो है, यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी निकलती है और यहां से जाकर के किसे मिल जाती है, हुगली में मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के। पश्चिम बंगाल में जाकर के नदी डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है। जो दामोदर नदी है, या छोटा नागपुर पठार से निकल करके छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहते हुए, बीचों बीच बहते हुए दामोदर भ्रंश घाटी का में बहते हुए यह नदी हुगली में, हुगली नदी कहां है, तो जो गंगा नदी निकल करके उधर से आ रही होती है, वे बांग्लादेश में जाने से पहले अपनी एक शाखा पश्चिम बंगाल में छोड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, पश्चिम बंगाल में अपनी एक शाखा छोड़ जाती है जिसे हम कहते हैं हुगली। तो हुगली नदी से जाकर के यह मिल जाती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार से निकल करके बीचों बीच क्षेत्र में बहती हुई, बीचों बीच क्षेत्र में बहती हुई, किसमें, दामोदर नदी घाटी भ्रंश में, दामोदर भ्रंश घाटी में बहते हुए यह नदी हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। फिर जाकर सम्मिलित रूप से दोनों नदियां अपना मुहाना बे ऑफ बंगाल में बनाती हैं। तो जो भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश घाटी मतलब कि धसे हुए क्षेत्र में, दबे हुए, नीचे हुए क्षेत्र में बहती हैं, ठीक है, नीचे बहे हुए ऐसे ऐसे यहां ये बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है, ठीक है। मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में धसे हुए क्षेत्र में
बहती हैं, इन्हें कहते हैं नदी भ्रंश घाटी। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि ये ऐसी तीन नदियां हैं जो अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब मैंने बता दिया, भ्रंश घाटियों में बहती हैं तीन नदियां। ऐसी तीन नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, तीन नदियां कौन कौन सी हैं? पहला दामोदर नदी, दामोदर नदी घाटी कहते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी है? दूसरी यही एक निकलती है राजपीपला, महादेव, मैकाल। हाँ, तो मैकाल अमरकंटक से एक नदी निकल, अच्छा ये है, ये एक नदी यहां से निकलती है, सॉरी यहीं से एक नदी निकलती, इधर से आती है और इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है ये भी अपने भ्रंश में बहती है, ये नदी भी भ्रंश में बहती है, और फिर ये नदी भी जो है अपने भ्रंश में बहती है। भ्रंश मतलब क्या होता है कि अगल बगल जमीन के नीचे धसे हुए भाग में बहती है। ठीक है, नीचे धसे हुए भाग में वो कहलाती है। दामोदर नदी हो गई, और नर्मदा नदी भ्रंश, नर्मदा भ्रंश घाट नर्मदा नदी, और तीसरी तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। ठीक है, ताप्ती का है, तापी का है। तो तीन ऐसी नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटियों में बहती है। तो दामोदर नदी बीचों बीच से बहते हुए नदी घाटी में मिल जाती हैं। तो ये जो बीच, तो इससे छोटा नागपुर पठार के दो भागों में बांटती है। उत्तर वाला भाग जो है हजारीबाग का पठार कहलाता है। उत्तर वाला जो भाग है दामोदर, जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है, वह क्या कहलाता है? ये कहलाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। और नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये रांची का पठार। रांची का पठार। यही रांची के पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सुवर्ण रेखा नदी। ये रांची के पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी। रांची के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम सुवर्ण रेखा नदी है। झारखंड की राजधानी सुवर्ण रेखा नदी, इसी झारखंड की राजधानी रांची इसी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर ही है। झारखंड की राजधानी रांची इसी सुवर्ण रेखा के तट पर ही है। ठीक है, और आपको बताना है कि शहर एक है जमशेदपुर शहर। कौन सी नदी के किनारे है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये हो गया। अब खनिज की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, बता ही दिया। दामोदर नदी घाटी के बारे में बता दिया। ठीक है, हजारीबाग पठार हो गया, रांची का पठार हो गया। ये नदी सीधा सुवर्ण रेखा नदी जो है सीधा बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, किसी से मिलती मिलाती नहीं है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम कि जो इसका हम बता देंगे विस्तार कौन कौन से राज्यों में ही बता देंगे अभी। ठीक है, थोड़ी देर में। तो हमें ये देखना है कि जो नदियां हमें क्या बताती है? नदियां हमें ढाल बताती है। नदियां जिस ओर बहती हैं उस जमीन को, उस क्षेत्र का ढाल उसी दिशा की ओर है। जैसे गंगा और यमुना नदी निकल करके पूरब की ओर बहना शुरू हो जाती है ना, तो मतलब क्या हुआ कि जो उत्तर भारत के मैदान है उसका ढाल किस तरफ है? पूर्व की ओर। किस तरफ है? पूर्व की ओर है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ दो नदियां निकलती हैं। नदियों का नाम है, एक तो है कौन सी, एक नदी है यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंबल नदी। दूसरी नदी निकलती है, मैप पे आप लोग थोड़ा गौर करते रहिएगा। ठीक है, एक चंबल नदी हो गई, और दूसरी नदी बेतवा, अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती सोन नदी। ठीक है, ये सॉरी ये यहीं पे मिला दो इसको, ये यमुना नदी है, मान लीजिए यमुना नदी यहीं मिल जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी मिलती है, निकलती है, और ये सोन नदी है। सोन नदी जो है अपने साथ, अब ये जैसे ये चंबल से, ये मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम चंबल नदी है। चंबल नदी क्या, अच्छा हमने एक चीज और नहीं बताई थी कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं इनमें पश्चिम से पूरब की ओर, अरावली की पहाड़ियों की पश्चिम पूरब की ओर काटती हुई एक नदी है, उसका नाम है बनास नदी। उस नदी का क्या नाम है? बनास नदी। बनास नदी अरावली पहाड़ी को पश्चिम से पूरब की ओर काटती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है, और चंबल नदी यमुना से मिलती है। ठीक है,
बेतवा नदी ये भी यमुना की सहायक नदी। चंबल, बेतवा, केन, सिंध। चंबल, बेतवा, एक नदी और लिख लो यहाँ पे नोट कर लीजिए। चंबल, बेतवा, केन, सिंध। सिंध नहीं, सिंध। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सिंध नदी मान लीजिए। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये तीनों नदी, चारों नदियां मालवा के पठार से निकलती। कहां से? मालवा के पठार से। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध। तो ये सिंध नदी हो गई, ये बेतवा और ये केन। ठीक है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये नदी यमुना नदी से मिलती है। और एक नदी सोन नदी। कौन सी? सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सॉरी, हाँ, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, यहां से निकलती है और बहते हुए इधर की इस तरफ प्रवाहित हो रही है ना, इधर, ये गंगा से मिल जाती है। सोन नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, सोन नदी किस नदी से मिलती है? तो गंगा नदी। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? आप लोग बताना है। एक तो अमरकंटक हो गई, दूसरी नदी कौन सी जरूर बताइएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें देखना है कि, सॉरी यहां से नहीं होगा ये, एक मिनट, यहीं से कहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है, आप लोग को ये बताना है कि जो अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदी निकलती है, एक नदी सोन नदी हो गई, दूसरी नदी का आप लोग को नाम बताना है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई कहां? पश्चिम की ओर आती है और ये नदी जो है गंगा से मिल जाती है। गंगा, सोन नदी गंगा से कहां मिलती है? सोन नदी गंगा से पटना में मिलती है। कहां? पटना में। पटना में सोन नदी गंगा से मिलती है। और चंबल नदी कहां मिलती है? इटावा में। चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है? यमुना से कहां मिलती है? इटावा में। कहां? इटावा में। चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है? इटावा मिलती है। और सोन नदी पटना के पास मिलती, बिहार में। और यमुना नदी कहां मिलती है गंगा से? यमुना नदी मिलती है प्रयागराज में, संगम प्रयागराज में। ठीक है, यमुना नदी कहां मिलती है? प्रयागराज में। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इन नदियों ने, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, है ना, इन नदियों ने जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार के भीतर पठार, एक तो पठार ये हो गया पूरा, एक तो पठार पूरा ये हो गया जो मैंने बताया, जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, इन पठार के भीतर भी कुछ पठार मैंने बनाए, जैसे ये मालवा का पठार हो गया, ये छोटा नागपुर पठार हो गया, ये दंडकारण्य का पठार हो गया। तो पठार के भीतर पठार बने हुए हैं, है ना। तो इस पठार को, मालवा के जो पठार है, इस पठारी क्षेत्र को नदियों ने इतना काट छाट दिया है कि गहरी गहरी नलिकाएं बन गई हैं, गहरी गहरी नालियां बन गई हैं। ठीक है, एकदम बीहड़ कर दिया है। ठीक है, तो इस मालवा की पठार को नदियों ने अपनी धाराओं से एकदम काट छाट दिया है। ठीक है, गहरी गहरी नालियों का निर्माण कर दिया है। ठीक है, जिससे कि मालवा की पठार की जो भूमि है, यह खेती के लिए एकदम उपयुक्त नहीं है। ठीक है, खेती के लिए बहुत ही खराब भूमि है। तो इस क्षेत्र को, यह क्षेत्र जो है अवनालिका अपर्दन से बहुत ही प्रभावित है। प्रश्न पूछा जाता है कि अवनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है निम्नलिखित में से? तो मालवा का पठार क्षेत्र जो है। तो हम यहां नोट कर लेते हैं, जो मालवा का पठार है ये अवनालिका अपर्दन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, या नलिका अपर्दन। इस भूमि को क्या कहते हैं? उत्खाद भूमि। उत्खाद भूमि कहेंगे इस भूमि को। यहाँ की जो जमीनें कैसी हैं? उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि। चंबल के डाकू आप लोग सुने होंगे, है ना, यही आके छिपते थे शोले पिक्चर में। उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि या नलिका अपर्दन या अवनालिका अपर्दन। ठीक है, इनसे प्रभावित क्षेत्र है ये। नदियों ने क्या किया? बहुत ही इनको काट काट के एकदम नाली की तरह एकदम गहर चले जाएंगे, मुड़ते हुए सीधा। अगल बगल ऊंचे शिखर, ऊंचे टीले, अगल बगल ऊंचे टीले हैं और बीच में क्या है कि नालियों जैसी
8-8, 10-10 फुट, 15-15 फुट केवल बीच में चले जा रहे हैं घोड़े लिए हुए, और जो है बगल में क्या कोई जान ही नहीं पा रहा कहां से कौन आ रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र का प्रयोग डाकू लोग करते थे, पिक्चरों में हम लोग देखते थे, लोग छिप जाते थे, है ना, बैठ गए उसी के भीतर। अब जैसे 4-5 नलिकाएं बनी हुई, इधर दीवार, नीचे छिपे हुए इधर में, फिर 3-4 दीवार क्रॉस किए, फिर वैसे ही स्थिति आ गई, फिर 3-4 दीवार क्रॉस किए, फिर वैसी स्थिति आ गई। तो क्या एकदम नदियों ने क्या किया, एकदम काट छाट दिया, नालियां बना दी यहाँ पे, बड़ी बड़ी नालियां। अब नालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, तो पिक्चरों में हम देखते हैं। तो अच्छा, हालांकि तब प्रशासन की इतनी पहुंच भी नहीं थी इस क्षेत्र में, तो डाकू लोग यहीं बसेरा करते थे, यहीं अपना आश्रय लेते थे। लेकिन अब क्या, प्रशासन की जगह पहुंच हो गई, तो कर पाना ये कठिन हो गया उनके लिए। अच्छा ठीक है, तो लकी बातें हैं। अब हम देखेंगे कि हाँ, रांची के पठारी, हाँ ये हो गया मालवा का पठार क्षेत्र, ठीक है। और मालवा के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती मैंने बता दिया है। अब हम देखेंगे ढाल, जो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी ढाल है यह उत्तर की ओर है। क्यों? क्योंकि चंबल, बेतवा, केन, सोन नदी, ये नदियां कैसे, किधर, यह उत्तर की ओर बह रही हैं, ये जाकर के उत्तर की ओर गंगा से मिल रही हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो उत्तरी ढाल है यह उत्तर की तरफ है। नदियां जिस तरफ बह करके जाएंगी, ढाल उसी तरफ का होगा, उसी तरफ होगा, ठीक है। और जो यहाँ क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये तापी नदी घाटी भ्रंश है, ये तापी भ्रंश घाटी वाला क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र तक, इस क्षेत्र से लेकर के इस क्षेत्र तक, यहाँ नीचे कहाँ, कन्याकुमारी तक, यह क्षेत्र, इस क्षेत्र का ढाल पूरब की ओर है। जो कृष्णा गोदावरी नदियां जो निकलती हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो कृष्णा नदी निकलती है, गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने वाली नदियां, अधिकांशतः नदियां जो है पूरब की ओर ढाल है, ठीक है। कुछ प्रायद्वीपीय भारत पठार की जो नदियां बहती हैं उनके विपरीत कुछ उदाहरण बता सकते हैं, जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, इनका मान लीजिए पश्चिम की ओर विस्तार है, बाकी शेष मैक्सिमम नदियों का विस्तार जो है पूरब की ओर है। यानी जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसका विस्तार पूरब की ओर, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे कि जो ये क्या, ये मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पश्चिमी घाट पर्वत है। पर्वत की बात तट है भाई, ये तट, तट की बात क्या, पर्वत, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत कम कटा छटा हुआ है, पूर्वी घाट पर्वत अधिक कटा छटा हुआ है। क्यों? क्योंकि नदियां यहाँ पर ज्यादा बह करके इधर गई, अपने साथ मलबा अवसाद गाद लेकर के, तो यहाँ इस क्षेत्र को काट डाला, जो यहाँ रास्ते मिट्टी बालू पड़ी उसको सब काट दिया, ठीक है, जिससे कि यहाँ तट खत्म हो गए हैं। तो ये क्षेत्र जो है, ये पहाड़ियों का विस्तार जो है तापी भ्रंश से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां इधर है, ये पूर्वी घाट टूटी फूटी पहाड़ियां, थोड़ी निरंतर ना होकर के, क्रमवार ना होकर के। भाई पश्चिमी घाट के जो पर्वत है, इनके जो पहाड़ियां हैं ये क्रमवार और निरंतर लगातार देखने को मिल रहा है ना, ऐसे लगातार, कहीं टूटे फूटे नहीं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ हो गया कहीं, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ऐसे ये क्षेत्र ऐसे हो गया, है ना। तो इनमें जगह जगह टूटी फूटी पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक क्रमवार और निरंतर नहीं है, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर्वत, इस नोट कर लीजिए, पूर्वी घाट पर्वत, ये इधर की जो पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट पर्वत कहलाती हैं, पूर्वी घाट पर्वत। और इधर जो है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का जो मिलन स्थल है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं। इन नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ, पर्वतीय गांठ बनी हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत ने मिल करके एक गांठ बन गई है दोनों के मिलने से, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी की गांठ या नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पहाड़ी पर्वतीय गांठ है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी गांठ या नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। ये नीलगिरी पहाड़ी दिख रही होगी, ठीक है, आप लोग को ऐसे, ये नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है। ये ना दिख रही होगी तो ऐसे बना दे रहे हैं, एक मिनट, नहीं दिख रही होगी तो हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए निचला वाला क्षेत्र है, अब तो दिख रहा होगा। तो जैसे पहाड़, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां इधर भी हैं पूर्वी घाट पर्वत, लेकिन निरंतर और क्रमवार ना होकर के टूटी फूटी हुई है, ठीक है। ये क्षेत्र ऐसे हो गया, ये क्षेत्र ऐसे हो गया, ये क्षेत्र ऐसे हो गया। तो ये पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत ने मिलकर के ये एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो गया है इनके मिलने से। हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, क्या, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। इनका विस्तार 3 राज्यों में है, कौन कौन से, तमिलनाडु,
तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, 3 राज्यों में इनका विस्तार है। प्रायः प्रश्न पूछा जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, 3 राज्यों में इनका विस्तार है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत, इसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर ये क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियां, इसके बाद क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियां, सबसे दक्षिण में कार्डामाम की पहाड़ी, ये कार्डामाम की पहाड़ी, कार्डामाम की पहाड़ी, कार्डामाम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां, ऐसे यहां ऊपर लिखे दे रहे हैं, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, जो नीचे लिखा है यही है, ये इलायची की पहाड़ियां, ये कार्डामाम पहाड़ी, ठीक है, इलायची की पहाड़ी। इसके उत्तर में ये अन्नामलाई की पहाड़ी, क्यों? अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और अन्नामलाई की पहाड़ियां और कार्डामाम की पहाड़ियां, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये भी आपको बताना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब तो ढाल के बारे में बता दिया। जो तापी के बाद नीचे तक जो नदियों का ढाल है, यह अधिकांशतः पूरब की ओर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम बताएंगे कि 3 नदियां हैं जो भंस घाटी में बहती हैं, इनको हम कल बताएंगे, ठीक है। आगे हम कल बताएंगे, तब तक के लिए इतना ही। और थोड़ा सा खुद से भी पढ़ते रहिए, है ना। और अगर अच्छा लगे, हमारे द्वारा अगर ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, अगर मन लग रहा है तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिगत अगर आपको सफल होना है तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। 2-4 महीने साथ साथ पढ़ेंगे, फिर आप लोग खुद ही बताइएगा कि किस प्रकार से तैयारी ज्योग्राफी की हो गई है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी क्वेरी हो दिमाग में वो कमेंट बॉक्स में जरूर अंकित कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।